मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विद सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों को यह जानकर के खुशी होगी कि सामान्य रूप में मैंने एक 5000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है। भूगोल विषय की 5000 प्रश्नों की यह सीरीज है। इसमें खास करके बैक ईयर्स के सारे एग्जाम्स कवर किए गए हैं और अन्य महत्वपूर्ण सभी एग्जाम्स कवर किए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यानी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आईएएस के लिए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश में आरओ की एग्जाम होने वाले हैं, उत्तराखंड में पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका एग्जाम होने वाला है। वह इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण है। अगर एक बार अब यह 5000 प्रश्नों की श्रृंखला देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भूगोल विषय के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भूगोल विषय के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, पीछे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा और आगामी डेली बेसिस पर नाइट में आपको एक वीडियो प्राप्त हो रहा है तो जरूर उसे देखिए। साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए और इन प्रश्नों की सीरीज का लाभ उठाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अगली कड़ी। अरे दोस्तों, साथियों, आज की सीरीज का अगला प्रश्न देखते हैं। आपका आज का प्रश्न है, अगला प्रश्न है, माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट टिटलिस का संबंध किस देश से है? जर्मनी से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो आपको ये बताना है कि माउंट टिटलिस का संबंध किससे है। तो सामान्य रूप में आप सभी लोग जाने रहिएगा कि जब हम माउंट टिटलिस की बात करते हैं तो माउंट टिटलिस का जो संबंध है वो स्विट्जरलैंड से है। किससे है? स्विट्जरलैंड से है। तो माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है, ये ध्यान रखेंगे और आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में स्थित है? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में स्थित है? तो आपको ये बताना है कि इटली में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपके ऑप्शन है एपिनाइन, रेनीज, दिनारिक आल्प्स और जूरा माउंटेन्स। तो इटली की जब हम बात करते हैं तो इटली में स्थित पर्वत श्रृंखला की जब बात किया जाए तो एपेनाइन पर्वत श्रृंखला है। एपिनाइन पर्वत श्रृंखला का संबंध इटली देश से है। अब आपको ये बताना है कि इटली देश किस महाद्वीप में है। इटली देश किस महाद्वीप में है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाने वाला यानी बॉर्डर लाइन क्रिएट करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन से है? आपका ऑप्शन है जूरा माउंटेन्स, पिरेनीज, कार्पैथियन, काकेसस। तो स्पेन और फ्रांस के मध्य अगर बात की जाए तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है, बॉर्डर लाइन क्रिएट करती है? तो वह पर्वत श्रृंखला है आपकी पिरेनीज। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला की अगर बात किया जाए तो यह स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि पिरेनीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस के मध्य बॉर्डर बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? अब आपके यहाँ पर पीछे वाले प्रश्न की तुलना में यहाँ पे सीधे माउंटेन दे दिया है कि पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करने का काम करती है। तो अगर हम पिरेनीज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आप जान ही रहे हैं कि पिरेनीज की अगर बात किया जाए तो स्पेन और फ्रांस के मध्य यह बॉर्डर लाइन क्रिएट करती है। स्पेन और फ्रांस के मध्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली पर्वत श्रृंखला है आपकी पिरेनीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन भी
जस्ट इसी से रिलेटेड था। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में रहता है? अब देखो, अगर गोलन हाइट्स की बात किया जाए तो हाल फिलहाल तो ये काफी ज्यादा चर्चा में है। गोलन हाइट्स का रीजन काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है ये सारा रीजन। तो गोलन हाइट्स का जो संबंध है, आपके ऑप्शन देखो, मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया यानी मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य अफ्रीका। तो गोलन हाइट्स की अगर बात किया जाए तो ये मध्य पूर्व एशिया से बिलोंग करता है, मिडिल ईस्ट का रीजन है। खास करके अगर बात किया जाए तो सीरिया, पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार का क्षेत्र है यह। इसका राजनैतिक एवं सामरिक महत्व काफी ज्यादा है। 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स को जब्त कर लिया था। तो आज की डेट में आप देख ही रहे हो कि मिडिल ईस्ट में लगातार वार जो बना हुआ है आपका, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य, तो उसमें ये सारा रीजन इम्पोर्टेंट हो जाता है, बैकग्राउंड क्रिएट करता है। 1967 में काफी ज्यादा युद्ध की विभीषिका देखी गई थी और ये सारा रीजन उस समय महत्वपूर्ण था। ठीक है। जबकि 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, इस गोलन हाइट्स में। तो ये सारी चीजें, गुबार भी भरा हुआ है पुराना, जिस कारण से आज बड़े पैमाने पर युद्ध देखा जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आपके ऑप्शन है सूची 1, सूची 2, यानी पहले में पर्वत शिखर दिया है, दूसरे में स्थित देश दिया हुआ है, एल्ब्रुस पर्वत शिखर, किलिमंजारो, माउंट कुक और मैकिनले। दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, तंजानिया और रूस। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो माउंट एल्ब्रुस की अगर हम बात करें तो माउंट एल्ब्रुस रसिया में है, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, आप सभी लोग जानते हैं। किलिमंजारो की बात किया जाए तो किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है, कीनिया तंजानिया के बॉर्डर पर। तंजानिया में ज्यादा हिस्सा माना जाता है इसका। माउंट कुक की बात करें कि माउंट कुक कहाँ पर है, तो माउंट कुक आपका न्यूजीलैंड में स्थित माउंटेन पीक है। मैकिनली पर्वत श्रृंखला आप सभी लोग जान ही रहे, माउंट मैकिनली यूएसए की पर्वत श्रृंखला है, जो आपका अलास्का राज्य में स्थित है। इसे देनाली के नाम से भी जानते हैं, आप सभी लोग जान रहे हैं। तो मैच कराइए। एल्ब्रूज हो गया ए का हो गया 4, तो ए का 4 में ये ऑप्शन हो गया, यानी आपका पहला कट हो गया और लास्ट का कट हो गया। दूसरा है किलिमंजारो, यानी बी का अगर हम बात करें तो 3, तो ए का 4, बी का 3, यानी सी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा, और सी का 1 और डी का 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें भी एक तरफ पर्वत श्रृंखला है, एटलस, किलिमंजारो, चिम्बोराजो, प्रेनीज, दूसरी तरफ फ्रांस, स्पेन, इक्वाडोर, तंजानिया, मोरक्को, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले एटलस की अगर बात किया जाए तो एटलस पर्वत श्रृंखला आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि अफ्रीका की पर्वत श्रृंखला है, जो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया के रीजन के पास फैली हुई है। तो ऑप्शन में मोरक्को है, तो एटलस का हो जाएगा मोरक्को। किलिमंजारो आप लोग पीछे भी ऑप्शन में देखे हैं, तंजानिया। चिम्बोराजो की बात किया जाए तो चिम्बोराजो इक्वाडोर की पर्वत श्रृंखला है। प्रेनीज की बात करोगे तो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया, मैच करा दीजिए। ए का हो गया 4, तो ए का 4 में यानी दो ऑप्शन सी और डी अपने आप कट हो गए, इससे क्रॉस हो गए। बी का हो गया 3, तो बी का 3, ए का 4, बी का 3 जब करेंगे, और सी का 2 और डी का 1, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तिब्बत के पठार के समुद्र तल से ऊंचाई पूछा जा रहा है कि औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तिब्बत के पठार की।
तो तिब्बत के पठार की अगर हम औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो सामान्य रूप में यह है 4.5 किलोमीटर के आसपास, यानी अगर बात किया जाए 4,500 मीटर माना जाता है। 4,500 यानी 4,500 मीटर एवरेज हाइट मानी जाती है तिब्बत के पठार की। तो 4.5 किलोमीटर के नियर बाई ऑप्शन पे जाओगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बट आप ध्यान रखना कि 4,500 एवरेज हाइट मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 4,500 मीटर। ये ध्यान रखना, कहीं नोट डाउन कर लेना आप सभी लोग कि अगर हम तिब्बत प्लेटू की बात करें तो तिब्बत प्लेटू की जो एवरेज हाइट मानी जाती है 4,500 मीटर मानी जाती है। तो पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र किसे कहा जाता है? ब्राजील के पठार को, बोलिविया पठार को, पैटागोनिया पठार को और ओरिनिको बेसिन पे। इस ऑप्शन पे जाओगे दोस्तों तो खनिजों का भंडार जो है पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो पैटागोनिया का रीजन है, पैटागोनिया के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का भंडार कहा जाता है। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पठार पर स्थित नगर कौन सा है? बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर, सिंगापुर। तो आपको ये बताना है कि पठार पर स्थित, इस प्रश्न के आंसर पर आओगे तो अगर हम पठार पर स्थित नगर की बात किया जाए तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि स्पेन के अधिकांश भाग पर जो पठार है उसे मेसेटा का पठार कहा जाता है। मेसेटा का पठार, मेसेटा प्लेट्यू रीजन है। तो जो मेसेटा प्लेट्यू रीजन है और स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड, तो वो इसी पठार पर लगभग लगभग स्थित है। ठीक है, तो सामान्य रूप में अगर पठार पर स्थित नगर की बात किया जाए, द कैपिटल ऑफ द स्पेन विच इज सिचुएटेड इन मेसेटा प्लेटू। ठीक है, तो सामान्य रूप में आप ध्यान रखिएगा कि मैड्रिड को ही पठार पर स्थित नगर के रूप में जाना जाता है जो मेसेटा के पठार पर स्थित है। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपका, संसार की छत किसे कहते हैं? तो अगर हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, संसार के छत की बात किया जाए तो पामीर के पठार को ही संसार की छत कहा जाता है। ठीक है, पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड की उपमा दी जाती है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि पामीर के पठार को संसार की छत के रूप में भी जाना जाता है। बाकी आपके अरावली, सतपुड़ा, म्यांमार, म्यांमार तो देश हो गया, अरावली सतपुड़ा का जो रीजन है वो भारत में है। ठीक है, अरावली आपका राजस्थान के रीजन में फैली हुई है और विन सतपुड़ा का रीजन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लेकर के झारखंड के रीजन तक फैला हुआ है। ये ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? सबसे बड़ा प्लेट्यू रीजन बताना है। आपके ऑप्शन है कोकोनिको, एक्वेरियस, कोलोराडो और अगर बात किया जाए कोलंबिया का पठार। तो अगर इन सब पठार की उपमा यानी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए दोस्तों, सामान्य रूप में इनके क्षेत्र के अनुसार तुलना किया जाए तो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जो कोलोराडो का पठार है वो लगभग लगभग 1,30,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। अगर हम बात करें कौन सा, कोलोराडो का पठार 1,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो उस आधार पे अगर बात करोगे तो सबसे बड़ा विस्तृत पठारी भाग आपका यही हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि 1,30,000 वर्ग मील में फैला हुआ जो पठार है वो कौन सा है? आपका कोलोराडो का पठार है। बाकी आपको ऑप्शन में बताना है कि कोलोराडो का पठार कहाँ पर स्थित है, कोलोराडो का पठार किस देश में स्थित है, ये आपको ऑप्शन में बताना है।
कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, यानी जब आप कमेंट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कोलोराडो का पठार का संबंध किस देश से है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? टेलीग्राफिक पठार का है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। उत्तर अटलांटिक कटक से, दक्षिण अटलांटिक कटक से, हिंद महासागर के कटक से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो जो टेलीग्राफिक पठार है वस्तुतः सामान्य रूप में अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोग्राफिक एक मिथक के रूप में भी जाना जाता है। और सामान्य सी बात है, टेलीग्राफिक पठार को हम उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा मानते हैं। किसका मानते हैं? तो ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा हम टेलीग्राफिक पठार को मानते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि टेलीग्राफिक पठार जो है वो उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा माना जाता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं, यानी कौन सा ग्रुप ऐसा है जो रॉन्ग है, यानी आपको रॉन्ग ग्रुप चूज करना है। टेलीग्राफिक पठार हिंद महासागर, दूसरा है कोको कटक प्रशांत महासागर, कोको रिज, दूसरा वाल्विस रिज या वाल्विस कटक अंध महासागर, यानी इंडियन अंध महासागर की अगर बात किया जाए। इसके बाद अगर अगला है आपका, यानी वाल्विस कटक हो गया अटलांटिक ओशन या अंध महासागर की बात करें। अगुलहास बेसिन की बात करें तो हिंद महासागर। एक चीज तो पहले ध्यान रखिएगा कि अंध महासागर अटलांटिक महासागर को ही कहा जाता है। इसे कहा जाता है अंध महासागर। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर की उपमा दी जाती है। अब आप आंसर मैच करिए और बताइए। तो अभी जस्ट हमने पीछे क्वेश्चन में देखा भी कि टेलीग्राफिक पठार जो है उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा, यहाँ पे हिंद महासागर पहला ऑप्शन दिया है, तो सीधी सी बात है यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेलीग्राफिक पठार हिस्सा किसका है? नॉर्थ अटलांटिक का हिस्सा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सारा सही है। कोको प्लेट्यू की अगर बात किया, सॉरी कोको रिच की अगर बात किया जाए तो पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। वाल्विस रिच की बात किया जाए तो ये अटलांटिक ओशन यानी अंध महासागर का रीजन है। अगोलहास बेसिन की बात करें तो इंडियन ओशन का पार्ट है। तो सामान्य रूप में आप ध्यान रखेंगे। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेथ वैली की बात किया जाए तो आप ध्यान रखेंगे, आपके ऑप्शन दिए जाए, ऑप्शंस पर जाइए, ऑप्शन के आधार पर आप बताइए। अपनतीय घाटी का, अभिनति घाटी का और पूर्ववर्ती घाटी का या रिफ्ट घाटी का। फिर रिफ्ट वैली का या पूर्ववर्ती घाटी का मतलब एंटीसीडेंट वैली का है। अभिनति और अपनति यानी सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन की अगर बात किया जाए का हिस्सा है, तो ये आपको बताना है। तो अगर हम डेथ वैली की बात करें दोस्तों, सामान्य रूप में मृतक घाटी की बात करें जो कैलिफोर्निया में स्थित है, तो मृतक घाटी एक रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। बाकी चीजें आपको समझ में ना भी आ रही हो तो सामान्य रूप में आप ये जानो कि रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है, एक दरार घाटी का उदाहरण है। जो मृतक घाटी है डेथ वैली है, तो डेथ वैली पूरी तरीके से आपका ना एंटीसीडेंट वैली, ना आपका सिनक्लाइन या एंटीक्लाइन वैली का एग्जाम्पल है, ये पूरी तरीके से आपका रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है, रिफ्ट घाटी का उदाहरण। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैतान का गोल्फ कोर्स डेविस गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी या मृत घाटी डेथ वैली कहाँ स्थित है? तो पहले इंफॉर्मेशन तो ये याद रखिएगा कि इसे डेविस गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। शैतान के गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है डेथ वैली को, जो कैलिफोर्निया राज्य में है और कैलिफोर्निया राज्य के यूएसए देश में है।
यानी यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में। यूएसए देश हो गया और कैलिफोर्निया राज्य हो गया। अभी पीछे हमने इसी पर चर्चा भी किया था। तो सामान्य रूप में ध्यान रखिएगा, इस डेथ वैली को डेविस गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है, शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा यहीं पे कि यूएसए में ही मोजावे रेगिस्तान है, और मोजावे के रेगिस्तान में डेजर्ट रीजन में डेथ वैली नेशनल पार्क स्थित है, वहीं पर ये है। डेथ वैली नेशनल पार्क है मोजावे डेजर्ट में, तो वहीं पर ये सिचुएटेड है। तो विशेष रूप से यह भी ध्यान रखेंगे आप। अगला है मृतक घाटी किस लिए जानी जाती है, किस विशेषता के लिए जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए, मैक्सिमम हीट या टेम्परेचर के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, फॉर मैक्सिमम कोल्ड, असामान्य गहराई यानी इनसिक्वेंशियल डेप्थ के लिए। अगला है अत्यधिक लवणता के लिए, सैलिनिटी के लिए, मैक्सिमम सैलिनिटी के लिए। तो खास करके इसकी सब विशेषताओं की अगर बात किया जाए तो यह सबसे शुष्क और गर्म घाटी मानी जाती है। मृतक घाटी जो है सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है। यह अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। तो पहला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। विश्व के सबसे गर्म स्थल यानी वायु के तापमान की दृष्टि से सबसे गर्म माना जाता है इसे। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि वायु के तापमान की दृष्टि से भी यह सबसे गर्म घोषित किया गया है इस रीजन को, मृतक घाटी को। आपका अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ स्थित है? तो अभी पीछे हमने चर्चा भी, यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखना है कि जब डेथ वैली की हम बात कर रहे हैं तो डेथ वैली जो है यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में है। कहाँ है? कैलिफोर्निया राज्य में है। विशेषकर से आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका पंजसीर वैली कहाँ स्थित है? पंजसीर घाटी कहाँ है? तो अगर हम पंजसीर वैली या पंजसीर घाटी की बात करें तो यह अफगानिस्तान में है। कहाँ है? उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में, काबुल के उत्तर में स्थित है। पंजसीर नदी यहीं से गुजरती है, इसलिए इसका नाम पंजसीर घाटी है। तो पंजसीर घाटी की अगर बात की जाए तो बिना सोचे समझे आपको कौन सा ऑप्शन लगा देना है? ऑप्शन सी, यानी अफगानिस्तान। बिना सोचे समझे लगा दीजिए। यहीं पर पंजसीर नदी है, उसी से संबंधित है यह पंजसीर घाटी, पंजसीर वैली। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में, फ्लोरिडा में। तो जब हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो ये कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ठीक है। सिलिकॉन वैली, यहाँ पर वृहत स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर ब्रॉड लेवल पर कंप्यूटर चिप आदि का उत्पादन होता है और बहुत सारे काम होते हैं। खास करके चिप और कंप्यूटर से संबंधित कार्यों के लिए फेमस है। तो सिलिकॉन वैली का संबंध है यूएसए के कैलिफोर्निया से। तो ध्यान रखेंगे यूएसए का कैलिफोर्निया इज इम्पोर्टेंट फॉर सिलिकॉन वैली या नोन एज द सिलिकॉन वैली, and which is important for computer industry and chip industry and etc. ये बेसिकली आप सब लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है टेलर वैली, टेलर घाटी कहाँ पर अवस्थित है आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, और ध्यान रखिएगा ये अंटार्कटिका है, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में। तो जब हम टेलर वैली की बात करें तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि टेलर घाटी का जो संबंध है वो अंटार्कटिका से है। कहाँ से है? अंटार्कटिका से। टेलर वैली जो है अंटार्कटिका से संबंधित है। ध्यान रखेंगे आप लोग, स्पेसिफिकली नोट कर लीजिएगा या ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, ब्राजील में। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन की अगर मैं बात करूं
किस देश में वो स्थित है? तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के रीजन में है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बड़ी भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। कई नदियां आकर के यहाँ समाप्त भी होती हैं। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन का संबंध आपके ऑस्ट्रेलिया से है। अगला है ग्रेट बेसिन कहाँ स्थित है? ग्रेट बेसिन या बृहत बेसिन कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका में। तो ग्रेट बेसिन की जब हम बात करते हैं तो ग्रेट बेसिन का संबंध है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से। तो ग्रेट बेसिन का संबंध किससे हो गया? यूएसए से हो गया, ध्यान रखेंगे। अगला है राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग कहाँ पर स्थित है? मिस्र में, नाइजीरिया में, यूनान में या तुर्की में। तो राजाओं की घाटी की बात करें या वैली ऑफ द किंग की बात करें, इसी को वादी अल मुलुक कहा जाता है। वादी अल मुलुक, यह इजिप्ट में है, ध्यान रखिएगा। तो राजाओं की घाटी या वैली ऑफ द किंग या वादी अल मुलुक मिस्र में है और नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। नील नदी का जो किनारा है तो पश्चिमी किनारे पर स्थित इसे माना जाता है नील नदी के, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अंधी घाटियां ब्लाइंड वैली कहाँ पाई जाती हैं? तो अगर हम अंधी घाटियों की बात करें या ब्लाइंड वैली की बात करें, कास्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में या टुंडा प्रदेश में। तो ब्लाइंड वैली का संबंध कार्स्ट प्रदेश से है, यानी जहां पर सॉफ्ट मृदा पाई जाती है, सॉफ्ट मिट्टी पाई जाती है, खास करके जहाँ पर मिट्टी कट जाती है और खास करके छिद्र बन जाता है, सिंक बन जाता है और घाटी कास्ट मैदान में ज़्यादा नीचे तक चली जाती है। तो इन सारे रीजन से इसी को ब्लाइंड वैली कहा जाता है, अंधी घाटी कहा जाता है। अचानक से एक जगह वो तेजी से कटान करते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। ये कास्ट प्रदेश में होता है। चूना युक्त जो प्रदेश होता है वहां पर इस प्रकार की घाटियां ज्यादा पाई जाती हैं। तो बेसिकली ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज की सीरीज में दोस्तों इतना ही। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, और आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में फिर अगले वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे। अभी तक अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, शुभ रात्रि।